हमें नहीं समझ आती दुनिया की रीति रिवाज, कायदा, कानून की बातें। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दें। स्वागत करती हूँ आपको द साइलेंट जोन पर। मैं परमिता। आज़ादी अपने साथ क्या क्या लेके आई, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे उनका क्या आपको जानना है? चलिए जानते हैं सदत हसन मंटो की कहानी से, टोबा टेक सिंह से। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल बुद्धिजीवियों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में ही थे, वहीं रहने दिए गए थे। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सब के सब पुलिस के हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदारी पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतान होते हैं, अकड़े अकड़े फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। कई पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान को क्यों बंटवारा हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही घटना से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक का है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह खराब नहीं हुआ था, इस असमंजस में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे?
एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे भाषण करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतारने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रवीश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली प्रकट हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चुनुट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सक्रिय कर्मकर्ता रह चुका था, दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था, एक नई आदत छेड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनंचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती थी। मगर वो लाहौर छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन बोर्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन बोर्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करना पड़ेगा। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से ये अजीबोगरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ओ पर्दी गड़गड़ दी नक्स्ती बेधेना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। देखता था रात को पहरेदार का ये कहना था कि 15 बरस के तबीले अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से इसके पांव सूज गए थे।
पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागलखाने में बातें होती थी, वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है, तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पड़दी गड़गड़दी एन नक्सदी बेधेनादी मंग दिदवाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझन में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। इस सिख पागल के केस छितरे होकर थोड़े ही रह गए थे, क्योंकि बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागलखाने के जो पुराने नौकर थे वो उसके मुतालिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधकर लाए और पागलखाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत मालूम करके चले जाते थे। एक अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कथन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन उससे मिलने आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सजकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते, वो खामोश रहता या कभी कभार ओ पड़दी गड़गड़दी एनएक्सदी बेधे नदी मंग दिदाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी, जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी।
उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं, जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो इसने अपनी आदत के मुताबिक कहकहा लगाया और कहा, ना वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत खुशामद से कहा कि वो हुक्म दे दें ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओ पढ़दी गड़गड़दी एनएक्सदी बेधेना दी मंग दी दाल ऑफ बाहे गुरु जी दा खालसा एंड बाहे गुरु जी दा फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितना मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, इनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन के होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से भरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने भरुंडे के पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ पढ़दी गड़गड़दी एनएक्सदी बेधेना दी मंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दरफटेमो। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी।
और तबादले का दिन भी तय हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के देखरेख के साथ रवाना हुई। मुतल्लिक अफसर भी साथ ही थे। बाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कोई तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद हुए थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर यहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों का ये नारा सुनकर तेज आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और बाघा के उस पार मुतल्लिक अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो इसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिक अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह अच्छी कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पड़दी गड़गड़दी एनेक्स दी बेधेना दी मंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े बिशन सिंह के हल्क से एक गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, आंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। कहानी समाप्त हुई। अंत में बस एक प्रश्न, क्या हम सचमुच आजाद हैं? आशा है आपको कहानी पसंद आई। फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेती हूँ। जय जगन्नाथ।